चलो डीपीपी नंबर A11 में फर्स्ट का आंसर है बी। A11 चल रहा है, फर्स्ट का आंसर बी है। सेकंड का आंसर सी है। थर्ड का आंसर, थर्ड कहाँ गया, बी। थर्ड का आंसर बी है। फोर्थ फोर्थ का आंसर है डी। फिफ्थ फिफ्थ का जो आंसर है वो है यहाँ पे बी। ठीक है। सिक्स्थ का आंसर बी। 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 सेवेंथ का आंसर है डी। 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 डी डी। एट का आंसर है ए बी। ए बी। ठीक है। नाइन्थ का आंसर है ए बी सी डी। ABCD। एंड टेंथ का आंसर बी सी। BC। बी सी है। ठीक है, सही है। तो चलो यहाँ पे पहला कंप्रीहेंशन जो है उसमें 3 एग्जांपल्स है इसके ऊपर। तो कोई डाउट? फोर्थ डाउट। फोर्थ डाउट। डाउट है। इसमें क्या बोला गया है, ए एंड बी में ये एलिमेंट्स है, ए टू बी इज नॉन डिक्रीजिंग इनटू फंक्शन, देन नंबर ऑफ सच अ फंक्शंस इज नॉन, कैसा है, नॉन डिक्रीजिंग, मतलब वो कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है। इसमें पीएनसी की हेल्प लेनी है हमें। हमारे पास देख लो, ये ए टू बी जाना है, ये सेट ए और ये बी। ठीक है। तो ये होना चाहिए, और ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 अप टू 10। यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स है। ठीक है। अब उसके बाद ये नॉन डिक्रीजिंग इनटू फंक्शन है। तो पहले तो ये इनटू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इनमें से कोई 2 एलिमेंट्स एक के साथ एसोसिएट होने चाहिए। वो तो चलो पता चल जाएगा। और नॉन डिक्रीजिंग के लिए ये जो 1 अगर मान लो 1 के साथ एसोसिएट हो रहा है तो फिर 2 1 के साथ, या 1 अगर 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है तो 2 1 के साथ नहीं हो सकता है, इसके साथ नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इनटू बनाना है मतलब एक एलिमेंट तो छूटना चाहिए। तो एलिमेंट छूटे, जो डिक्रीज नहीं करेंगे ऐसे फंक्शन कितने बनते हैं पहले वो देखेंगे, एंड फिर उसके बाद इनटू अगर है पहले तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कितने बनते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए 1 2 3 4 इसके साथ मान लो x1 एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, साथ x2 x3 नंबर ऑफ x4 है, x5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उन सबका सम 10 है। तो नॉन डिक्रीजिंग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुपिंग होगी, ये 1 1 के साथ जा सकता है, फिर 2
नॉन डिक्रीजिंग है ना, इंक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर वह कुछ नहीं गिवन रहता तो हम सीधा ऑन टू और उससे निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग है तो ग्रुपिंग वगैरह तो कोई यूज नहीं होगी। 1 के साथ तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स 2 के साथ आएंगे। सर अब टोटल माइनस, हाँ, यानी टोटल टोटल निकालने के बाद टोटल तो ये कितने सब 5 में की पावर सब्ट्रैक्ट 10 करेंगे। आएंगे, लेकिन उसमें से कौन सा माइनस करेंगे? माइनस कौन सा करेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाले माइनस करेंगे? तो डिक्रीजिंग वाले भी तो निकालना आना चाहिए। तो इसमें एक चीज ये देख लो, इसको एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ए टू बी है। तो इसमें हमें नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कितने बनते हैं वो निकालना है, ठीक है। तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज नहीं करने चाहिए। 1 को अगर हम 1 दे रहे हैं तो 2 1 के साथ आ सकता है, 3 भी 1 के साथ आ सकता है। तो ये एक तरीके से कैसा फंक्शन बन जाएगा, कांस्टेंट। फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3, 1 इसके साथ दे रहे हैं, 2 इसके साथ है, 3 को हम 2 के साथ या 3 को हम इसके साथ दे सकते हैं। या तो चलो यहाँ पे ये देख लो, इसी से वो सारे निकाल लेते हैं। मान लो 1 एंड 2 अटैच हो रहे हैं 1 के साथ, तो 3 किसके किसके साथ जा सकता है, 1 के साथ, 2 के साथ एंड 3 के साथ। तो ऐसे 3 फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी, और ये चाहिए था ना 1 2 3 1 2 3। तो ए 1 1 के साथ हो रहा है, 2 2 के साथ हो रहा है, तो 3 1 के साथ जा सकता है क्या, बताओ? 3 1 के साथ नहीं, नहीं जा सकता नहीं। है। 3 को या तो 2 के साथ जाना पड़ेगा, या 3 के साथ तो यहाँ से 2 आ जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद 1 1 के साथ ही है एंड 2 को हम दे रहे हैं 3 के साथ, तो 3 को भी किसके साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, 3 के साथ ही। तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए। फिर उसके बाद हम 1 की पोजीशन चेंज करते हैं, 1 को 2 के साथ लेके आ जाते हैं एंड 2 को भी 2 के साथ देते हैं। तो ऐसे बनेंगे 2 2 आएगा, 3 आएगा 2 के साथ या 3 के साथ। ऐसे फिर 2 को 3 के साथ दे दिया तो वहां से 1 एंड 1 3 के साथ, तो वहां से 1। तो टोटल कितना आ गया ये, 3 + 2 + 1 6 + 9 + 10 आ गया। तो इसको करने का दूसरा तरीका देख लो। मान लो कि ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और उसको हमें इन तीनों में बांटना है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और इन तीनों में बांटना है। तो क्या आ जाएगा, x1 + x2 + x3 = 3, है कि नहीं? ये 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को इन तीनों में बांटना है। x1 मतलब 1 के साथ कितने एसोसिएट होंगे, x2 मतलब 2 के साथ एंड x3 मतलब 3 के साथ, ठीक है। तो यहां से जो आंसर आएगा वो देख लो, 3 + 3 - 1, तो ये 5c2, ये भी 10 आ जाता है, ये भी 10 आ जाता है। अब यहाँ पे आइडेंटिकल मानने से क्या होगा, आइडेंटिकल अगर हम इसको एज्यूम करेंगे तो ऑर्डर वगैरह हम कोई मैटर नहीं करेगी यहाँ पे, ये एज्यूम करके चल रहे, ठीक है। तो इसको अभी समझे कैसे, ऑर्डर मैटर नहीं करेगी। तो 1 इसके साथ भी जाएगा, आइडेंटिकल है ना, तो इसके साथ 2 आ सकते हैं, ऐसे ही देखना पड़ेगा हमें। तो इसमें सारे डिक्रीजिंग वाले काउंट, नॉन डिक्रीजिंग वाले काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले वाले एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, इसमें जो 3 फंक्शन आएंगे उसमें से एक 1 के साथ तीनों के तीनों एसोसिएटेड है, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। 1 के साथ 2 वाली पॉसिबिलिटी भी आएगी एंड 1 के साथ 1 वाली एंड 0 वाली पॉसिबिलिटीज भी आती है, जो भी हमने काउंट किए हैं।
तो बस एक सिंपली अब याद रखना, ये सारी चीजें नहीं समझ में आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल एक चीज याद रखो, जब भी हमें नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने होंगे, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या कर लेना है, इधर वाले सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिकल एज्यूम कर लेना है, आइडेंटिकल एज्यूम कर लेना, या तो फिर ऐसे रीड करना है उसको, जैसे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 है, 1 के साथ कितने एलिमेंट्स एसोसिएट हो सकते हैं बताओ, 1 के साथ, और इधर 10 है, 1 के साथ कितने एलिमेंट्स एसोसिएट हो सकते हैं, 10, 10, 9 हो सकते हैं क्या, नहीं, हो सकते हैं ना, 1 to 9 1 के साथ दे दिया, 10 को 2 के साथ दे दिया, हो सकते हैं, ये भी एक फंक्शन बनेगा ना ऑन, मतलब फिर उसके बाद 1 के साथ क्या 8 एलिमेंट्स एसोसिएट हो सकते हैं क्या, हाँ हाँ सर, फिर उसके बाद 1 के साथ 7 एलिमेंट्स 6 5 4 3 2 1 0 भी हो सकते हैं एसोसिएट। तो इसका मतलब ये x1 नंबर क्या है कि 1 के साथ कितने एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, एंड यहाँ पे वो डिक्रीजिंग वाली ऑर्डर अपने आप आ जाएगी, नॉन डिक्रीजिंग वाली अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाएगी। फिर उसके बाद x2 के साथ भी सेम होगा, x2 के साथ भी हम सारे के सारे दे सकते हैं, 8 आए 9 आएंगे 8 आएंगे ऐसे 0। फिर 3 के साथ x3 दे रहे, तो ये x3 कहाँ से कहाँ 10 भी हो सकता है, 9 8 0 ऐसे हो सकता है, सही है, x4 एंड x5 इज इक्वल टू अब ये 10। तो ऐसे जाना होता है। आया है कि वैसे ही समझ में, हम जो ये कर रहे हैं ना, 1 के साथ कितने एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं वो x1 है, वो नंबर x1 है। अब 1 के साथ 10 आ सकते हैं, 9 8 7 6 4 3 2 5 1 0, ये सारे के सारे आ सकते हैं, आ सकते हैं। हाँ फिर ऐसे ही x2 के साथ भी वही आ सकते हैं, तो 2 के साथ अगर हम x2 दे रहे हैं तो 10 आ सकते हैं, 9 8 इस तरीके से जाएंगे। तो एक तरीके से फिक्टिशियस का एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं, भले ही इधर हमें आइडेंटिकल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, इधर सर, आइडेंटिकल। सिंपली बस इतना याद रखो अब तुम लोग, ऐसे इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये x1 प्लस x2 अप टू 10 आ गया, तो ये 0 to 10, ये भी 0 to 10, तो इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने थे, नहीं 5 माइनस ये 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 14c4। हाँ बोलो सार्थक। सर मैपिंग में हम नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नॉन डिक्रीजिंग मतलब जैसे ये है 1 अगर 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है ना, तो 2 1 के साथ नहीं जा सकता है, 2 1 के साथ नहीं जा सकता है, ये है, हाँ सर, clear। ठीक है। और इस एग्जाम्पल से हमें ये दिख रहा है, कहा गया वो एग्जाम्पल, मैंने हटा दिया, 3 3 वाला जो लिया था, जो 3 वाला एग्जाम्पल था उसमें हमने काउंटिंग करके निकाले थे 10, तो उसमें कौन से फंक्शंस इंक्लूडेड थे, नॉन डिक्रीजिंग की बात हो रही है, तो 1 के साथ ये तीनों एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, ऐसा एक फंक्शन बनेगा। 1 के साथ 2 एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, वो एक फंक्शन बनेगा। 1 के साथ एक एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है, वो एक फंक्शन बनेगा। एंड ये देख लेना यहाँ पे 1 के साथ 3 एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, ऐसे कितने फंक्शंस बनने वाले हैं, 1 के साथ तीनों एलिमेंट्स एसोसिएट होंगे, ऐसे कितने फंक्शंस बनेंगे, एक ही फंक्शन, एक, ठीक है, ये एक ही फंक्शन बनेगा। फिर 1 के साथ 2 एलिमेंट्स एसोसिएट होंगे, ऐसे कितने फंक्शंस बनेंगे, 3, सोच समझ के 3 बताना, नॉन डिक्रीजिंग 2, चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग। 1 के साथ 2 एलिमेंट्स एसोसिएट करवाने हैं, तो 1 के साथ अब 3 दे सकते हैं क्या हम, नहीं 1 के साथ ये 1 एंड 2 ही देना पड़ेगा, है कि नहीं, 1 के साथ 1 एंड 2 ही तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 के साथ हमें 1 एंड 2 ही देना पड़ेगा, 1 3 2 3 ये नहीं दे सकते हैं,
तो वरना तुम सिंपली बस ये दिमाग में ये रखना, जब भी नॉन डिक्रीजिंग की बात होगी, हमारे पास इधर कितने एलिमेंट्स है 5, तो 1 के पास कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं उसका काउंट है x1, 2 के पास कितने एलिमेंट्स आने वाले उसका काउंट है x2, 3 के पास आने वाले का काउंट है x3, ये 4 के पास जाने वाले और ये 5 के पास जाने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और इज इक्वल टू 10 करेंगे तो इसमें नॉन डिक्रीजिंग की सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। ठीक है, तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कितने बन गए 14C4, लेकिन अब हमें कैसे चाहिए थे नॉन डिक्रीजिंग इनटू फंक्शंस, तो उसके लिए अब नॉन डिक्रीजिंग ऑन टू फंक्शंस हमें निकालना होगा, वो भी निकाला जा सकता है। इसमें भी सेम वही होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, नॉन डिक्रीजिंग ऑन टू निकाल रहे हैं, नॉन डिक्रीजिंग ऑन टू x5 इज इक्वल टू 10। अब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के पास एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, ये 1 2 3 4 5 में एटलीस्ट एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए ना ऑन टू के लिए। यस सर। तो इसकी हाँ यहाँ सर। पे जैसे लोअर लिमिट क्या थी x1 0 to 10, ऐसे ही x2 0 to 10, लेकिन यहाँ पे x1 कैसा होगा 1 to 10, 1 1 to to 10, 10। ऐसे ही x2 कितना होगा 1 to 10, x3 कितना होगा 1 to 10, ऐसे ही x5 होगा 1 to 10। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑन टू निकालने का ये तरीका है, ये एक तरीके से फिक्टिशियस के एप्लीकेशन से ही जाएंगे हम। ये x1 x2 x3 x4 x5 क्या है, इन एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होने वाले नंबर्स का काउंट है, उन सबका सम 10 आएगा, और ऑन टू होने चाहिए तो हर एक के पास एटलीस्ट एक एलिमेंट जाना चाहिए। तो लोअर लिमिट को जब हम 0 करेंगे तो x1 माइनस 1 उसको t1 पुट करेंगे तो ये t1 प्लस 1 t2 प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, है ना। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 ये तो किया हुआ है, आगे तो तुम समझ जाओगे, ये एक बार लिख लिया तो ये हाँ इज सर। 5 आएगा, तो 5 प्लस 5 माइनस 1c 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9c4। तो ये तो हो गए नॉन डिक्रीजिंग ऑन टू, ये टोटल नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, टोटल नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस ये है, और ये नॉन डिक्रीजिंग ऑन टू है, तो नॉन डिक्रीजिंग इनटू के लिए क्या करना पड़ेगा C4 minus 9C4। 9c4। तो ये कंसेप्ट याद ही रख लो तुम लोग, नॉन डिक्रीजिंग वाले में इस तरीके से बढ़ेंगे तो जितने भी पॉसिबल फंक्शंस आ रहे होंगे नॉन डिक्रीजिंग वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब ऑन टू के लिए यहाँ पे लोअर लिमिट 1 रहेगी, और इनटू निकालना है तो पहले नॉन डिक्रीजिंग निकालेंगे टोटल, फिर ऑन टू निकालेंगे, टोटल में से ऑन टू को माइनस कर देंगे तो इनटू बचेगा। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग निकालने होते तो कितने आएंगे बताओ, डिक्रीजिंग 5 के पावर 10 माइनस 14c4। ये क्लियर हो गया, टोटल में से 14c4 को माइनस करना पड़ेगा, तो वो जब माइनस करेंगे तो वो बचे हुए फंक्शंस कैसे रहेंगे डिक्रीजिंग। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें मत जाओ कि इससे ही क्यों नॉन डिक्रीजिंग आता है, वो काउंट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मत जाओ, इतना बस याद रखो कि इस तरीके के जब हम फिक्टिशियस का एप्लीकेशन लगाते हैं तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस मिलते हैं, और ऑन टू निकालने तो लोअर लिमिट 1, एंड इनटू निकालने तो टोटल में से फिर ये माइनस कर देंगे, टोटल नॉन डिक्रीजिंग में से नॉन डिक्रीजिंग ऑन टू माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये, फिफ्थ डाउट इज सर। फिफ्थ में अल्फा बीटा गामा आर 3 एंगल्स विथ अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये एंगल तो पता होगा ना। ये tan थीटा की वैल्यू √2 - 1 है, तो थीटा क्या होगा π/8 होगा, ये आ जाएगा बीटा, तो ये 3 इंटू π/4, तो 3π/4 आ जाएगा, एंड गामा, एक मिनट, बीटा में वो साइन -1/2 भी है, तो साइन -1/2 होता है -π/6,
3π/4 माइनस π/6 तो निकाल लो इसको, ठीक है। 12 यहाँ पे 3, 9 माइनस 2 तो 7π/12 एंड गामा कहाँ गया, कॉस इनवर्स। अच्छा तो इसको ऐसे रहने दो, और हमें क्या चाहिए अब, कौन बड़ा होगा ये बताना है। तो ये π/4, ये 7π/12, तो कॉस थीटा की वैल्यू, ये कॉस गामा की वैल्यू आ रही है 1/3, तो ये तो 45 डिग्री आएगा। ये कितना डिग्री हो गया, 75, या ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा हो गया ना ये 7 × 180 माइनस डिवाइडेड बाय 12, ये 105 डिग्री हो गया, ये 105 डिग्री आ गया। एंड अब कॉस, ये 105 डिग्री, कॉस इनवर्स 1/3 पाई ये आ रहा है, क्या कहते हैं, गामा आ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो 0 to π/2 के बीच में आएगी। 0 to π/2 के बीच में आएगी, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, बीटा। अब उसके बाद अल्फा गामा में ही हमें बस कंपेयर करना है। तो ये 0 to π/2 में कॉस की वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, बताओ। डिक्रीज करती है। डिक्रीज करती है, तो 1/3 1/√2 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। 1/3 इज लेस देन 1/√2। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या, कि ये जो cos इनवर्स 1/3 आएगा इज ग्रेटर देन cos इनवर्स 1/√2 होगा, ये बोल सकते हैं। यस सर। वैल्यू अगर डिक्रीज करती, इसका मतलब गामा इज ग्रेटर देन बीटा, सॉरी गामा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये बता सकते हो। तो यहाँ से बीटा सबसे बड़ा, देन गामा, देन अल्फा। क्लियर। हाँ सर। सर इसको हम ग्राफ से अप्रोच कर सकते हैं। ग्राफ से जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन वो उधर tan इनवर्स है, इधर cos इनवर्स है, फिर उसको हमें पहले cos इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर कंपेयर कर सकते हाँ हो। सर, तो वो भैया इंटर कन्वर्जन। तो देख ही लो ना डायरेक्टली। अब ये cos की वैल्यू 0 to π/2 में डिक्रीज करती, जैसे जैसे पाई एंगल बढ़ाते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। तो 1/√2 एंड 1/3 में कौन बड़ा है, तो 1/√2 बड़ा है, तो इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग cos लेने पे जो एंगल आ रहा होगा वो छोटा होगा, है ना। फिफ्थ हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, बाकी सारे बन गए। हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ, बस इसमें फोर्थ वाला बढ़िया है, इसका कंसेप्ट याद ही रख लो तुम लोग अब, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए डीपीपी नंबर 12, A12 बाइनोमियल की रिवीजन डीपीपी है वो, तो वो सॉल्व कर लेना। A12 के बाद A13 एंड A14, A15, इतनी डीपीपीज है। A12, 13, 14, 15, इतनी डीपीपीज नेक्स्ट वीक में डिस्कस होगी, ठीक है। तो अपने एंड से कंप्लीट करके रखना। और मॉड्यूल का कुछ डिस्कशन बाकी है क्या अपना? नहीं। अब रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज बाकी है क्या? 3 सर। एक्सरसाइज 3, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो उसको भी उसी लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, मतलब डिस्कशन में ही। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट के ऊपर आ जाते हैं। क्या चल रहा था अपना? स्टैंडर्ड लिमिट्स। स्टैंडर्ड लिमिट्स। लास्ट क्वेश्चन क्या देखा था? वन माइनस कॉस सर वो कुछ पॉइंट्स देखे थे सर, GIF। क्या
क्या GIF? limit x tending to 0 2 sin square into sin x by 2 upon x square. तो वो हो गया था ना? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड लिमिट्स के इनफ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे. कितने किए थे? 11. काफी है उतने अब. ठीक है, और ये क्या बोल रहा था नयन, इनवर्स वाला को GIF वाला? वो पॉइंट्स लिखवाए थे. कौन से? क्वेश्चंस के लिए लिखवाए थे सर. tan x is greater than x with sin अच्छा, x. वो अब वो भी क्लियर है ना? हाँ सर. चलो हाँ, सर. फिर उसको देख ही लेते हैं हम. लिमिट x टेंडिंग टू 0 GIF 100 into sin x upon x plus GIF 100 into tan x upon x. ये GIF, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी. एंड अगले वाले में है लिमिट x टेंडिंग टू 0 100 sin inverse x upon x plus 50 into tan inverse x upon x. फर्स्ट का 200. सोच समझ के बताओ थोड़ा सा. इसमें पहले लिमिट लगेगी या GIF सॉल्व होगा? GIF. GIF. तो sin x बाय x की वैल्यू अगर x बहुत छोटा होता है तो ये 1 से थोड़ी सी छोटी रहेगी. हाँ सर. तो ये 100 इंटू ये 100 से थोड़ा सा छोटा रहेगा. हाँ. तो उसका GIF कितना आएगा? हाँ सर. 99. 90. यहाँ पे tan x बाय x, x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो tan x बाय x 1 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा. तो ये 100 इंटू tan x बाय x 100 से थोड़ा सा बड़ा है या छोटा है? बड़ा. बड़ा है. तो उसका बड़ा. GIF क्या आ जाएगा? 100. 100. तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 199. बोलो. एंड सेकेंड में Yes sir. अगर sin x बाय x 1 से थोड़ा सा छोटा रहता है तो sin इनवर्स बाय x 1 से थोड़ा सा क्या रहेगा जब x टेंडिंग टू 0 है? तो बड़ा. बड़ा. 1 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा. तो 100 इंटू 1 से थोड़ा सा बड़ा मतलब ये 100 से थोड़ा सा बड़ा आएगा. तो उसका GIF 100. 100. एंड ये अगर tan x बाय x 1 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो tan इनवर्स बाय x 1 से थोड़ा सा छोटा रहेगा. थोड़ा सा छोटा इंटू 50 करेंगे तो ये 50 से थोड़ा सा छोटा, तो उसका GIF 49. तो 149. अब क्लियर है इसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं? हाँ सर. बताओ. Yes sir. तो लिख लो इसको. लिखो जल्दी.
डन सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, ये सार्थक ने मेरे को कल क्वेश्चन भेजे थे, तो वो हम क्लियर कर लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट बोल के एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो मार्जिन में कहीं पे लिख लेना, वैसे उसको स्टार्टिंग में बताया जाना था, ठीक है। मार्जिन में लिख लेना, जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट आती है एल, फाइनाइट आती है, ठीक है। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, ये आती है एम, फाइनाइट। तो अगर हमें अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स की लिमिट निकालनी है, तो लिमिट को हम सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स के साथ एंड जी ऑफ एक्स के साथ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। जब दोनों की लिमिट सेपरेट एग्जिस्ट कर रही है तो हम यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे एल प्लस माइनस एम आ जाएगा। सेकेंड, मान लो अगर इनमें से किसी एक की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी है तो हम सेपरेट लिमिट नहीं दे सकते हैं। इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पूरे को, एंड देन पूरे के ऊपर ही लिमिट लगानी होगी। लेकिन अगर दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक्स टेंडिंग टू ए पे, तो हम सेपरेट लिमिट दे सकते हैं एंड आंसर लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एंड फिर दोनों का अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो यहाँ से यहाँ पे भी हम सेपरेट करके दे सकते हैं एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये दे सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एल इंटू एम। तो ऐसे डिवीजन के लिए भी हो जाएगा, लेकिन ये कब, जब एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी, अदरवाइज ऐसे सेपरेट लिमिट को हम नहीं दे सकते हैं। एंड थर्ड वाला डिवीजन वाला भी लिख लो इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स ऐसे सेपरेट दे सकते हैं। यह आ जाएगा एल बाय एम एंड प्रोवाइडेड दैट एम नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। अब जैसे उसने मेरे को भेजा था, क्या भेजा था तुमने, x या tan ऐसे भेजा था ना कुछ, तो tan x माइनस एक्स भेजा था अपॉन एक्स क्यूब, है कि नहीं। मान लो यही एग्जांपल है वो, ये है, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। ये तो हम डायरेक्टली हमें दिख जाएगा कि एक्सपांशन से करना है, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि हम अगर सेपरेट कर लेते हैं tan x अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो क्या हम सेपरेट लिमिट लगा के, जैसे इसके ऊपर एंड इसके ऊपर सेपरेट लिमिट लगा के आंसर निकाल सकते हैं क्या, बताओ। हाँ सर। क्या हाँ सर, पहले तो बताओ वो x बाय एक्स क्यूब की लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं नहीं नहीं। नहीं करती है ना, x टेंडिंग टू 0 पे कहाँ एग्जिस्ट करेगी। और सेम हो जाएगा tan के लिए, उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, देख लेना, उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसकी भी नहीं। तो सेपरेट लिमिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, नहीं नहीं कर सर नहीं कर सकते हैं। उसको हमें एज इट इज पूरे फंक्शन को ही कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये करना यहाँ पे गलत रहेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। हाँ बोलो सार्थक। सर जो सेकंड क्वेश्चन था x प्लस tan x बाय sin x। हाँ तो वो देख लो, ये तो चलो इसमें तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि सेपरेटली जब हम देख रहे हैं इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और इसकी भी नहीं करेगी। तो ये जो हमने किया है लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, वो गलत है। यहाँ पे हमें इस पूरे को एक साथ ही देखना है। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है, एक्सपांशन। एक और क्वेश्चन हमने लिया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
x प्लस tan x अपॉन sin x। तो इसमें से x कॉमन लेके हमने निकाला था। इसमें आप देखो सेपरेटली अगर तुम ये करोगे, x को sin x से डिवाइड करोगे एंड tan x को भी sin x से जब डिवाइड करोगे, तो ये देखो अब यहाँ पे लिमिट हम सेपरेट दे सकते हैं, क्योंकि x बाई साइन एक्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? यस सर। यहाँ पे ये sin x अपॉन cos x अपॉन sin x है, तो 1 बाई cos x इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या 1 बाई cos x की? यस सर। करेगी। तो सेपरेट हम दे सकते हैं, हाँ तो ये सर। 1 प्लस 1, तो इस वजह से 2 आएगा, क्योंकि दोनों की सेपरेटली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट आ रही है, तो इस वजह से हम सेपरेट सेपरेट निकाल के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में सेपरेट करके करना, सॉल्व करना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेपरेट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्लियर है अब डिफरेंस दोनों के बीच का? सर x बाय साइन एक्स की लिमिट फाइनाइट कैसे होगी? अरे 1 आती ना, स्टैंडर्ड देखा नहीं क्या हमने अब एक्सटेंडिंग टू 0 पे? हाँ हाँ सर समझा। फाइनाइट आती है ना एक तरीके। तो ध्यान रखना, अगर ये लिमिट को तुम सेपरेट करके लिख रहे हो तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, सेपरेटली अगर हमें देना है तो इंडिविजुअल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस x के लिए, तब जाके दे सकते हैं। अदरवाइज एक की कर रही है एक की नहीं कर रही है तो नहीं बांट सकते हम उसको, एज अ होल फंक्शन कंसीडर करके ही सॉल्व करना होता है। चाहे रैशनलाइज करो, फैक्टराइज करो, एक्सपेंशन लगाओ, स्टैंडर्ड लिमिट लगाओ, वही पे करो उसको, ठीक है। लेकिन अगर सेपरेट एग्जिस्ट करती है ऐसा दिख रहा है तो फिर सेपरेट भी कर सकते हैं हम, एन इंडिविजुअल की निकाल के आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हो कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, एंड यहाँ पे वो सही है क्योंकि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उस वजह से, ठीक है। वैसे इस कंसेप्ट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो बाई चांस आ गया स्टेटमेंट, क्योंकि अभी मेंस में क्या स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट वाले में इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो लिमिट को सेपरेट करके लिखा है, तो उसके लिए क्या गिवन होना मस्ट है? एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, जी ऑफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, वो गिवन होना मस्ट है, तभी लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड देख लिया है, स्टैंडर्ड लिमिट। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। तो लिखो कौन सी मेथड है? अब ये स्टैंडर्ड 4th नंबर की थी ना, ये 5th। लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन, लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के लिए जनरली वो एक्सटेंडिंग टू 0 होता है, लेकिन अगर मान लो बाई चांस वहां पे कुछ और आ रहा है, एक्सटेंडिंग टू कुछ और चीज, तो उसमें हमें सब्स्टिट्यूट करके निकालना होता है। एग्जांपल से देख लेते हैं उसको। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4, 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स। तो यहाँ पे बताओ पहले इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है क्या? बोलो। यस सर। हाँ सर। आ रहा है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 0 बाई 0 वाला फॉर्म। तो अब एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 है, तो ना तो हम इसको अब यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, एक्सपांशन भी नहीं लगा सकते हैं, ना ही स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में, और यहाँ पे LHL RHL अलग अलग निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं।
वैसे भी वो ऑप्शन से तुम्हें दिख जाएगा, ऑप्शन में अगर डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है लिमिट, फिर तो उस टाइम पे निकाल लेना। ये डिस्कस हुई थी ना अपनी बात। हाँ सर। ऑप्शन में अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो उस टाइम पे तो तुम LHL RHL दोनों निकालो, लेकिन अगर ऑप्शन में फाइनाइट आंसर्स गिवन है तब तो फिर डायरेक्टली भी बढ़ सकते हो, या तो LHL निकालो और RHL, वो ऐसे आंसर बता सकते हो। तो सेम वहां यहाँ पे भी वही करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम इसका LHL निकाल सकते हैं या RHL, क्योंकि LHL के लिए भी तो हमें सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ता है ना, RHL के लिए भी। तो यहाँ पे तुम π/4 प्लस h पुट करो या π/4 माइनस h पुट करो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो जो भी तुम चाहो, तो यहाँ पे x की जगह पे π/4 माइनस h पुट कर देते हैं। मतलब एक तरीके से अब हम इसकी LHL निकाल रहे हैं और वहां से लिमिट की वैल्यू बताने वाले हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू आ जाएगा 0 एंड ये 1 माइनस tan π/4 माइनस h अपॉन में 1 माइनस √2 इंटू साइन π/4 माइनस h, ये आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एक्सपांशन भी यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। देखते हैं पहले कि इसको हम अभी क्या करेंगे, tan a माइनस भी लगाएंगे। tan a माइनस भी कितना रहेगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये tan π/4 माइनस tan h अपॉन 1 प्लस tan h, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2 इंटू साइन π/4 माइनस h, है ना। तो ये cos h बाय √2 माइनस साइन h बाय √2 आ जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे देखो एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो 1 1 तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचता है 2 tan h ऊपर में अपॉन में 1 प्लस tan h डिवाइडेड बाय √2 गया 1 माइनस cos h प्लस साइन h। तो अभी भी ये 0/0 वाला फॉर्म है क्या, बताओ। है सर। 0/0 वाला फॉर्म है क्या, और कौन से फैक्टर की वजह से वो फॉर्म आ रहा है या इनडिटर्मिनेंसी आ रही है, tan h एंड 1 माइनस cos h प्लस साइन h, इससे आ रही है क्या, इस वाले से वो इनडिटर्मिनेंसी आ रही है क्या, नहीं सर। नहीं आ रही है। तो इसमें तुम वैल्यू पुट कर दो। अब वही जो हमने अलजेब्रा देखा है ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, सेपरेट करके लिख रहे हैं। यहाँ पे लिमिट अगर एग्जिस्ट करने वाली होगी, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम। तो इसकी वैल्यू निकाल ही लो तुम डायरेक्टली, क्योंकि इसको बार कहाँ रखे, वरना क्या करना पड़ेगा, इसको लिखते जाएंगे और एंड में h की जगह पे 0 पुट कर देना है, तो ये तो 1 ही आने वाला है। तो इसको अभी यहीं पे डील कर लो, h टेंडिंग टू 0 पे tan h 0 आ जाएगा, तो ये 1, इसकी कहानी खत्म। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 tan h अपॉन 1 माइनस cos h प्लस साइन h। अब ये 1 माइनस cos h क्या होगा, बोलो। 1 माइनस cos h 2 साइन स्क्वायर h/2 होगा। हाँ सर। एंड ये साइन h को अब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन h/2 इंटू कॉस h/2, बोलो। हाँ सर। अब यहाँ से नीचे से 2 साइन h/2 बाहर आ जाएगा। लैग हो रही है स्क्रीन, नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा। tan h को हम लिख सकते हैं साइन h बाई cos h, तो इस साइन h के नीचे साइन h/2, फिर यहाँ पे cos h बचा हुआ है, अंदर में क्या आएगा, साइन h/2 प्लस cos h/2। तो ये देखो h टेंडिंग टू 0 पे ये कितना बन जाएगा, 1। ये वाला 1। फैक्टर पूरा अगला वाला साइन h/2 प्लस cos h/2, h टेंडिंग टू 0 पे 1। तो उनके वजह से इनडिटरमिनेंसी आ रही, वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे और उसको खत्म कर देंगे। बचता है अब क्या,
लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाय साइन h बाय 2। तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो साइन h बाय h, या तो साइन h को तुम एक्सपांड कर सकते हो, क्या लिख सकते हो उसकी जगह पे 2 साइन h बाय 2 इंटू कॉस h बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन h बाय 2। तो ये साइन h बाय 2 गया तो इनडिटर्मिनेंसी हट गई, h टेंडिंग टू 0 पे ये 2। ये क्लियर है क्या बताओ? यस सर। लिखने के लिए तुम ये सारी चीजें लिखते हुए चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फाइनली h टेंडिंग टू 0 पुट करने पे ये 1 ही आने वाला है, ये भी 1 ही आने वाला है और ये भी 1 ही आने वाला है। तो इसकी वजह से वहीं पे उसमें h टेंडिंग टू 0 पुट करके निपटा दो उसको, जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही है उसको ही आगे बढ़ाते चलो। तो ये है सब्स्टिट्यूशन, आंसर 2 आएगा। इसको करने का और एक सिंपल तरीका है, लेकिन वो बाद में देखेंगे हम सबसे लास्ट में। अभी तो सारे तरीके आना मस्ट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उस मेथड से हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो उसके लिए फिर ये सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन ये आना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना उससे बहुत इजीली बन जाते हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन वो लास्ट में देखेंगे। अभी तो ये सब्स्टिट्यूशन से क्लियर है क्या बताओ? हाँ सर। हाँ सर। पाई बाय 4 प्लस एच भी पुट कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका देखने के बाद बोलोगे सर ये इतना सब क्यों पढ़ाया गया है। फिर ये जितने भी अभी हमने क्वेश्चन देखे वो उससे सारे किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी मतलब कुछ सारे मेथड के हाँ सारे मेथड के किए जा सकते हैं उससे। क्या क्या? आपने अभी तक जितने मेथड सिखाए उन सब का काउंटर मेथड है क्या? हाँ वो सारे क्वेश्चन उससे किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन आता है। अब हमें ऐसे फंक्शंस लेकिन दिखने चाहिए क्वेश्चन में कि जो इजीली डिफरेंशिएट हो रहे होंगे। मान लो क्वेश्चन में बेकार बेकार ऐसे फंक्शंस गिवन है जिसको हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो बहुत गंदा डिफरेंशिएशन आएगा, फिर उस टाइम पे उस मेथड से जाना बेवकूफ़ी रहेगी। उसके लिए फिर ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, या तो रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, एक्सपांशन, ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी। सर नेक्स्ट पेज। हो गया? ये प्रणव को क्या हो गया है?
एब्सेंट रह रहा है 2-3 दिन से। किसी की बात होती है क्या उससे? पार्थ, तुम्हारा ही तो दोस्त है ना शायद वो। No, sir. फिर भुसावल का कौन है? और दोनों भुसावल से आए थे। अथर, हाँ सर, मैं दोस्त तो उसका पर बात नहीं हुई सर हमारी अच्छा इस हफ्ते तो नहीं सर। ठीक है, पूछ लेना क्यों एब्सेंट, ठीक है। हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन से उसको करना है। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 2 की पावर में माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। सर हाँ बोलो। सर सबका आंसर फाइनाइट ही आएगा क्या? हाँ हाँ, सबका आंसर फाइनाइट है, कोई डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है इसमें, ठीक है। One है क्या सर आंसर? नहीं, गलत है 1। सर सेकंड का 1/12 है। सही है। पहले का बताओ ना, पहला आसान है। देखो इधर, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पे बताओ। h प्लस पाई बाई 2।
चलो पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 माइनस एच भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पाई बाई 2 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये 2 की पावर में माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एच, एंड कॉस पाई बाई 2 प्लस कितना रहेगा एच, बताओ, कॉस पाई बाई 2 प्लस एच माइनस साइन एच। माइनस साइन। और यहाँ पे देखो ये एच आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये 2 की पावर में माइनस साइन एच आएगा यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन एच माइनस 1 अपॉन ये पाई बाई 2 प्लस एच इंटू एच। ये अभी पहले भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था, ये तभी लगा रहे, ये सब 0/0 वाला फॉर्म है। क्या अभी भी 0/0 वाला फॉर्म है क्या ये? हाँ सर। 0/0 वाला फॉर्म है। आ कौन से इसके वजह से रहा है? न्यूमरेटर में इस वाले एलिमेंट की वजह से, एंड डिनोमिनेटर में इसकी वजह से, एच की वजह से। तो इसका, इसमें क्या करो तुम, एच की वैल्यू पुट कर दो, एच टेंडिंग टू 0 है ना, तो एच की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इसकी वजह से तो इनडिटर्मिनेंसी नहीं आ रही है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे एच 0 पुट कर दोगे तो ये पाई बाई 2 आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/पाई बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर साइन एच माइनस 1 अपॉन एच, क्या हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बताओ? नहीं। ये a की पावर में f ऑफ x टाइप फंक्शन है, h टेंडिंग टू 0 पे f ऑफ x 0 जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे में साइन h होना चाहिए, साइन h से जब डिवाइड करेंगे तो साइन h से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो देख लो हो गया कन्वर्ट स्टैंडर्ड में। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 2/पाई, इसका जो आंसर आएगा, अभी ये कन्वर्ट हो गया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे यह आ जाएगा ln2, एंड ये आ जाएगा 1, क्योंकि a की पावर x है ना, उसमें क्या होता है a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ln a आता है ना, तो ऐसे यहाँ पे 2 की पावर में अब f ऑफ x है, a की पावर में f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x रहता तो ln a आने वाला है, तो सेम चीज यहाँ पे भी, उससे हम अगर गए तो ln2 आएगा, तो 2/पाई इंटू ln2। क्लियर है पहला? सर हाँ, सर यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 है, तो फिर वो फाइनाइट कैसे आएगा ऊपर वाले में, फर्स्ट स्टेप में? हाँ, वो 2 रेस टू साइन h माइनस 1 अपॉन h है, तो फिर वहाँ पे h टेंडिंग टू 0 है, तो फिर लिमिट फाइनाइट नहीं आएगी, तो सेपरेट कैसे होंगे? ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके तो आ रही है ना, ये देखो इसकी नहीं आ रही है क्या, अरे ये वाला तुम स्टैंडर्ड लिमिट ही भूल गए हो, ये नहीं देखा है क्या स्टैंडर्ड लिमिट में हमने? हाँ सर, वो देखा है। बस, तो इसकी लिमिट अलग से एग्जिस्ट करती है क्या, सेपरेट हाँ। करती है, और इसकी, यस सर। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा के लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करके ln2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। हाँ सर। तो वही, अब वो क्यों लिखे बार बार, वो स्टेप बीच में लाए, डायरेक्टली ये एग्जिस्ट कर रहा है, h टेंडिंग टू 0 है तो ln2 आएगा यहाँ से, यहाँ से 1 आएगा। याद रखो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, एक्सपेंशन भूलो मत उसको। सर पाई बाय 2 माइनस एच लिया ना, तो वो हाँ। 2 रेस टू साइन एच है ना, तो वहाँ पे हाफ रेस टू साइन एच आता है। हाँ तो क्या हो गया, तो अलग आ रहा है ना सर? नहीं नहीं वही आएगा, देख लो उसमें ये हो जाएगा, तुमने पाई बाई 2 माइनस एच पुट किया ना, ये 2 की पावर में माइनस साइन एच माइनस 1, ये तो 2/पाई बनने वाला था, एंड अपॉन में माइनस एच बचा रहेगा, पाई बाई 2 माइनस एच पुट किया है ना तुमने, तो यहाँ पे देखो पाई बाई 2 माइनस एच पुट करेंगे तो पाई बाई 2 गया तो माइनस एच बचा रहेगा, एंड इसको जब हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 2 की पावर में f ऑफ x क्या माइनस साइन एच है, तो माइनस साइन एच से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस गया,
ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना है ln 2 और ये 1। क्लियर? हाँ सर समझ गया। ऐसे ही है। तो कोई डाउट इसमें किसी को? अभी एक्सपांशन में हमने 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपांशन से एग्जांपल नहीं किया ना? नहीं। नहीं, तो वो अब सेकंड में आएगा। इसके पहले लेकिन हमें वो 1 प्लस एक्स वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा एंड वहां पे एक्सटेंडिंग टू 0 होना चाहिए, बहुत छोटा, तभी तो वो एक्सपांशन सीरीज आएगी। तो उसका भी ध्यान रखना होगा। ये सब्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा गंदे बनते हैं, क्योंकि उसमें पहले सब्स्टिट्यूट करना होता है, देन या तो वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा, या उसमें फैक्टराइजेशन हो जाएगा, या उसमें रैशनलाइजेशन होगा, या एक्सपांशन लगेगा। लेकिन पहले सब्स्टिट्यूशन करके वो x टेंडिंग टू 0 लाना होता है, या h टेंडिंग टू 0, जो भी हो वहां पे। तो अगले वाले में देख लो, ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद वाला तुम्हें करना है, क्योंकि कंसेप्ट दोनों में सेम है। तो यहाँ पे पहले वो x टेंडिंग टू 0 लाने के लिए h टेंडिंग टू 0 लिमिट, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे बताओ? वन माइनस जगह पे 1 प्लस एच या 1 माइनस एच, जो भी तुम चाहो। तो वो पुट कर दिया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस एच, आएगा इसकी पावर में 1/3 माइनस 2 अपॉन ये h आएगा। हाँ। अब उसके बाद इसमें हमें h तो बहुत छोटा नंबर है, तो एक्सपांशन लगाया जा सकता है, लेकिन वो इस नेचर का होना चाहिए था ना कि 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ पे 1 होना चाहिए और ये बहुत छोटा होना चाहिए, तब जाके वो एक्सपांशन लगेगा। यहाँ पे x तो चलो छोटा है, लेकिन क्या यहाँ पे 1 है क्या? नहीं। नहीं है। तो पहले यहाँ पे हमें क्या 1 करना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए 8 को क्या ले लेंगे? कॉमन। कॉमन ले लेंगे। कॉमन। तो 8 को कॉमन ले लेंगे, तो वो 2, 8 की पावर 1/3, तो 2 1 के बाहर आएगा। 1 प्लस h बाई 8 की पावर में 1/3 माइनस 2। अब हम वो 1 प्लस एक्स की पावर n वाला एक्सपांशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ा यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 लाने के लिए। फिर उसके बाद वो वहां पे 1 बनाने के लिए 8 को कॉमन लेना पड़ा। तो 1 प्लस इसका फॉर्म है, पूरे ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 को बाहर ले लेंगे और इसको एक्सपांड जब करेंगे तो 1 प्लस n इंटू एच बाई 8, ये होता है ना n इंटू एक्स, तो 1/3 इंटू एच बाई 8, और इतना काफी है क्योंकि डिनोमिनेटर में बस h है। आगे इसके क्या आने वाला है? h स्क्वायर h क्यूब आने वाला है, वो तो 0 हो जाएंगे h से डिवाइड करने पे, तो इतना ही रखो बस, -1 पूरे में से बाहर लिया है ना 2 को। तो ये पहले वाले का एक्सपांशन है, यहाँ तक कि हमने किया। जाने के लिए तो आगे भी कर सकते हो तुम, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू वो h बाई 8 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, वो 0 होने वाला है, तो यहाँ तक ही काफी है। लेकिन हाँ, अगर नीचे में h स्क्वायर रहता तो वहां तक जाना होता हमें, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तक, h स्क्वायर वाले तक। तो ये माइनस, तो एंड डिनोमिनेटर में h है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 2, ये 1 और ये 1 कैंसल आउट, ये कितना आ जाएगा? 1/24 इंटू एच
और डिवाइड में h है, h गया तो ये 1/12। क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ? क्लियर है सर। यस सर। ये क्वेश्चंस आज फिर से सॉल्व करना घर पे, सब्स्टिट्यूशन वाले। अभी तक के तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जा रहे थे स्टैंडर्ड तक, क्योंकि उसमें डायरेक्टली हमें पता था कि एक्सपांशन याद है तो वो लगा के वो बन जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन, बाद में वो किस में कन्वर्ट होगा वो पता नहीं रहता, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। एक एग्जाम्पल हमने सब्स्टिट्यूशन का लिया, एक सब्स्टिट्यूशन के तो ऐसे सारे, एक एग्जाम्पल किसका स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होने वाला लिया, एक फैक्टराइज होने वाला लिया सबसे पहला, एंड ये एक्सपांशन वाला लिया है, इसमें एक्सपांशन की हेल्प लेनी पड़ रही है लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद। सर लास्ट वाले का 17/10। लास्ट वाले का 17/10। नहीं, गलत है। सर वो क्वेश्चन दिखाओ ना थर्ड वाला। पहले तो 0/0 वाला फॉर्म आता है क्या वो देखो। -54/5। नहीं, गलत है। नहीं अनिकेत।
हाँ सही है चेतना, चेतना का सही आया है, बाकी लोग भी जल्दी से करो। चलो तो ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है, सब्स्टिट्यूशन वाला, इसको सॉल्व करना। हाँ सही है सार्थक, साइमा गलत है, कैलकुलेट करो अच्छे से। हाँ निशांत सही है। तो ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ठीक है। बाकी वो 4 डीपीपी सॉल्व कर लेना नेक्स्ट वीक में, एंड में फ्राइडे सैटरडे के दिन उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करके रखना, ठीक है। सर हाँ सर वो प्रोबेबिलिटी वाली क्लासेस मत लगवाइए ना। अरे लगने दो ना यार, सिलेबस हो जाएगा अपना कवर, ठीक है। थोड़ा सा बाकी है, उसको खत्म हो जाने दो प्रोबेबिलिटी को। सर एमओडी भी वही सर सिखाएंगे क्या? हाँ वो छोटा सा एमओडी 2 लेक्चर का है, क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन तो तुमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, है कि नहीं। हाँ सर। तो बस उसको वही सर थोड़ा सा पढ़ेंगे। एडवांस में लेके जाएंगे। सिर्फ प्रोबेबिलिटी की रहेगी नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो एमओडी आप पढ़ाओगे कि वो सर हाँ पढ़ाएंगे? वो सर पढ़ा देंगे, 2 लेक्चर का है, उसमें क्या ये वो पढ़ाया मैं, उसमें बस क्या क्वेश्चन बताने होते हैं, चेन रूल से रिलेटेड और थोड़े से टफ क्वेश्चन करवाने होते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और थोड़े से टफ क्वेश्चंस करवाने होते हैं, इतना होता है बस, ठीक है। बाकी चेन रूल क्या होता है, डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ये सब तुम देख चुके हो। इसी में बस अब थोड़े से क्वेश्चन की लेवल बढ़ा के करवाना होता है, ठीक है। सर वो आप जेपीवी में कोनिक कब पढ़ाने वाले हो? वो नहीं, जैसे ये एमओडी खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करवा देंगे उसमें। सर वो मुझे भी करना था, मेरा हाँ बाकी मैं है। बता दूंगा उस टाइम पे, ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है फिर, इसके लिए इतना ही। क्या प्रोबेबिलिटी की क्लास भी रहेगी क्या? हाँ बता दूंगा मैं अनुरूप, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना है। वो डीपीपी वगैरह सॉल्व करो, और ये क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करके देख लो घर पे, क्योंकि इसी के ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बनने होंगे तो। इसके पहले वाले में तो कुछ नहीं है, सीधा सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड लिमिट, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन वो डायरेक्टली दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, देन डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो किस में कन्वर्ट होगा। स्टैंडर्ड से भी जा सकते हैं, एक्सपांशन या तो फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन भी लग सकता है, तो ध्यान रखो इसको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म आना जरूरी है, उसी के बाद ये आगे सारी बातें करेंगे हम। इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा है तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं, वहां पे डायरेक्टली आंसर मिलने वाला है, तो वो भी देख लिया करना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है।